हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स पिछले एक सप्ताह के यानी 23 से 29 अक्टूबर तक के तमाम करंट अफेयर्स आपको एमसीक्यू बताएंगे फटाफट। ओके, और इसको मैंने अलग अलग टॉपिक वाइज बताया है। तो सबसे पहले राजनीति के अंदर जो फैसले, इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है उसके फैसले, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12th क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया? आंसर होगा सिंपल, भारत। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने 2022 में कमेटी गठित की थी। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कमेटी होती है जो कि उस पाठ्यक्रम में टेक्स्ट बुक में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं उसको देखती। तो इस कमेटी ने ये सुझाव दिया है, देश का नाम इंडिया जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पर भारत लिखा जाए। ठीक है, और जो भी किताबें हिस्ट्री हो, अलग अलग जो भी किताब हैं उन सब में चाहे अंग्रेजी ही की क्यों ना हो वहाँ पर भारत लिखना है इंडिया की जगह। ठीक है, अगर सवाल हो कि संसदीय स्थिति या संवैधानिक स्थिति क्या है नाम को लेकर, तो देखिए भारत का नाम दोनों है, इंडिया और भारत दोनों नाम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 उसमें ये लाइन लिखी हुई है, ये इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अथॉरिटी को सीवर सफाई के दौरान कर्मचारियों की मौत होने पर परिजनों को कितने रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है? आंसर होगा 30 लाख रुपए ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 2 जजों की बेंच ने ये फैसला सुना है 20 अक्टूबर को। किस स्थिति में कितनी मुआवजा की बात है? तो सीवर सफाई में मौत के दौरान 30 लाख रुपए मुआवजा, सीवर सफाई के दौरान अस्थायी विकलांगता पर 20 लाख रुपए और सीवर सफाई के दौरान अन्य विकलांगता पर ये 10 लाख रुपए देने का ये प्रावधान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पालन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, हाथ से मैला उठाने की जो भी प्रथा है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और सीवर सफाई का जो पूरा सिस्टम है वो उसका मशीनीकरण किया जाए ताकि किसी व्यक्ति को अंदर गंदगी में उतरकर पूरा साफ ना करना पड़े, जिसकी वजह से मौतें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं यानी सीएमडी? आंसर होगा संजय कुमार जैन। ठीक है, आईआरसीटीसी फुल फॉर्म क्या है हिंदी में कहेंगे? भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम। अंग्रेजी में कहेंगे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी 1999 में और मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन में उर्वरकों के लिए कितने रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दी है? आंसर होगा इसका 22,303 करोड़ रुपए। तो केंद्रीय कैबिनेट की ओर से ये डिसीजन हुआ है, फैसला हुआ है। रबी फसलों का जो उर्वरक है उसके लिए। और रबी फसलें क्या होती हैं? रबी फसलों की जो बुआई होती है मुख्य तौर पे अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है और कटाई मार्च से अप्रैल के बीच में होती है। आगे बढ़ते हैं, अब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई? आंसर होगा कतर। ठीक है, तो ये सभी 14 महीने से यानी अगस्त 2022 से कतर की अलग अलग जेलों में कैद हैं और भारत सरकार ने इस फैसले के बाद, वहाँ की अदालत के फैसले के बाद हैरानी जताई है और कहा है कि उनको छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं। कौन कौन से पूर्व नौसैन्य अधिकारी हैं? तो ये सब हैं और महत्वपूर्ण लोग हैं ये सब, जैसे कमांडर पूर्णेंदु तिवारी। इनको तो प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिल चुका है और ऐसे पहले व्यक्ति हैं ये सम्मान पाने वाले जो आर्म फोर्सेस से निकल के आए हुए हैं। ठीक है, तो उनको ये अवार्ड मिल चुका है। तो ये जो नाम देख रहे हैं ना, इतने कमांडर, ये सब किसी न किसी बड़े बड़े युद्धपोतों के कमांडर रह चुके हैं, चीफ रह चुके हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं और उनको मौत की सज़ा सुनाई गई है और ये अभी जेल में है कतर के। कतर कहाँ पर है एक बार मैप के ज़रिए भी देख लेते हैं। प्यारा भारत रहा अपना। और अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की ओर यानी मध्य पूर्व, हम लोग कहेंगे पश्चिम एशिया। तो वहाँ पर ये वाला जो छोटा सा देश देख रहे हैं आप, ये है कतर। इसके पड़ोसी देश है सऊदी अरब और यहाँ पर है गल्फ़, पर्सियन गल्फ़। ठीक है, फारस की खाड़ी है यहाँ।
इसके पास में ही यूएई है, हालांकि सीधी सीमा इसकी नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन आर्मी चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को किस वर्ष से हटाना शुरू करेगी? आंसर होगा 2027 से। तो इसकी घोषणा अक्टूबर 2023 में अभी की गई है। देखिए, वर्तमान में सेना के पास 246 में से 190 चीता और चेतक और चीतल हेलीकॉप्टर हैं। तो बहुत सारे जो हेलीकॉप्टर पुराने हो गए हैं, नई तकनीक वाले हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, तो इसलिए इनको रिटायर कर दिया जाएगा 2027 से। अगला क्वेश्चन, किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल, उसको कहेंगे यार्ड 12706, तो इंडियन नेवी को सौंपा गया है? आंसर होगा प्रोजेक्ट 15B। तो ये अत्याधुनिक है, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है इम्फाल। तो उसका निर्माण किसने किया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है और 20 अक्टूबर को इंडियन नेवी को ये सौंप दिया गया। अच्छा, INS जो इम्फाल होगा, INS आगे भविष्य में नाम इसके नाम के आगे डल जाएगा। तो ये इम्फाल जो है वो प्रोजेक्ट 15B के तहत बना हुआ तीसरा जहाज है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी इंडियन नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल R हरिकुमार। आगे बढ़ते हैं, सैन्य अभ्यास है। क्वेश्चन होगा, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच में ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, उसका नाम है एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 आयोजित हुआ? आंसर होगा मलेशिया। कब से कब तक? तो 23 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये चल रहा है। कहाँ पर आयोजन हुआ है? मेघालय में। मेघालय के उमरोई छावनी में आयोजन हुआ है। इससे पहले पिछली बार 2022 में मलेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो मलेशिया की भी बात कर ले। राजधानी है कुआलालंपुर, प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम और मुद्रा है वहाँ की रिंगित। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री ने प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया, तो उसका उद्देश्य क्या है? आंसर होगा प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र में एकत्रित करना। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये तीनों सेनाओं के प्रमुख और उप प्रमुख की मौजूदगी में 21 अक्टूबर को ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और इसमें यही होगा कि जो पुराने जो सैन्य कला के बारे में बताया हुआ है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा आधुनिक सैन्य क्षमता और उसकी ट्रेनिंग के साथ में। और इसको यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक थिंक टैंक है, तो उसके सहयोग से चलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे इवेंट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन होगा, अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराया है? आंसर होगा यमन। यमन से टकराया है और चक्रवात का नाम जो है ना तेज, वो भारत ने ही रखा था और IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में इसको घोषित किया था। तो ये तूफान कब टकराया है यमन से? तो 23-24 अक्टूबर की रात को, देर रात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम हामुन किस देश ने रखा? आंसर होगा ईरान। ठीक है, तो अरब सागर में तो तूफान था ही इस तरफ और इस तरफ भी तूफान देखने को मिला बंगाल की खाड़ी में, और हालांकि ये आगे जाकर ये इसकी रफ्तार जो है वो धीमी हुई थी। ठीक है, ईरान ने नाम रखा था। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन होगा, 37th नेशनल गेम्स का उद्घाटन गोवा में किसने किया? आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो ये 37वां राष्ट्रीय खेल है। कब से कब तक चलेगा? 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक। कहाँ पर आयोजन हुआ? गोवा में। उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कितने खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं? 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? नाम बताएं। आंसर होगा मोगा। ये देख रहे हैं फोटोग्राफ। मोगा एक भारतीय बाइसन है, गोवा का राजकीय पशु है और जो ये गो जातीय पशु है, जीव है, गो जातीय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एशियाई पैरा गेम्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में अपना पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीत लिया? आंसर होगा सुमित अंतिल। ओके, यहाँ पर क्या बात हो रही है? ये पैरा गेम्स की बात हो रही है जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी खेलते हैं। तो इन्होंने F64 श्रेणी में ये 73.29 मीटर दूर
भाला फेंका और गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, बीसीसीआई ने महिला यानी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? आंसर होगा अमोल मजूमदार। ओके, वो पूर्व क्रिकेटर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, चौथे एशियन पैरा गेम्स का आयोजन किस शहर और देश में हुआ है? आंसर होगा हांगझाओ, चीन में। ठीक है, 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथे एशियन पैरा गेम्स के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? आंसर होगा पारुल परमार और अमित सरोहा। तो ये दोनों थे और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, तो इन दोनों ने ध्वजवाहक की भूमिका निभाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? आंसर होगा शुभमन गिल। मात्र 38 इनिंग में इन्होंने बनाया है अक्टूबर में। अगला क्वेश्चन, चौथे एशियन पैरा गेम्स में किसने वुमेन शूटिंग R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा अवनी लेखरा। ठीक है, अवनी लेखरा जो देख रहे हैं आप, जयपुर की रहने वाली हैं वो। अगला क्वेश्चन, चौथे एशियन पैरा गेम्स में किस एथलीट ने पुरुषों की 5000 मीटर T11 फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा अंकुर धामा, उन्होंने ये जीता, उत्तर प्रदेश के हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथे एशियन पैरा गेम्स में पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा निशात कुमार। ओके, निशात कुमार। अगला क्वेश्चन, चौथे एशियन पैरा गेम्स में पुरुष हाई जंप T63 स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा शैलेश कुमार ने। ठीक है, तो उसने उन्हें जीता है गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथे भारतीय पैरा गेम्स में पुरुष हाई जंप T64 स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा प्रवीण कुमार, उन्होंने जीता है। ठीक है, और ये जो T64 ये जो भी लिखा रहा है ना, कहीं पर T65 या SH समथिंग लिखा हुआ है, तो वो दिव्यांगता की यानी डिसेबिलिटी की कैटेगरी है। दिव्यांगता कई तरीके की हो सकती है, हाथ से, पैर से, आँखों की वजह से, ओके, कमर की वजह से, तो उसकी अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, चौथे एशियन पैरा गेम्स में पुरुष क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता? आंसर का प्रणव सूरमा, 29 ईयर के हैं वो। अगला क्वेश्चन, चौथे एशियन पैरा गेम्स में किसने वुमेन पैरा कैनो KL2 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर का प्राची यादव। ठीक है, तो ये प्राची यादव का दूसरा मेडल था, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल भी पहले जीत लिया था इसी खेल में। अगला क्वेश्चन, चौथे एशियन पैरा गेम्स में किसने वुमेन T20 की 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा दीप्ति जीवन जी। क्या नाम है? दीप्ति जीवन जी। आगे बढ़ते हैं, अब अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, आप लोग सोच रहे हैं इसका PDF, तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और इस मेंबरशिप के ज़रिए आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार हो पाएगी। बहुत ही मामूली सा प्राइस रखा गया है और इसके ज़रिए आपको PDF मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और वो भी कई तरीके के वन लाइनर, MCQ नोट्स, डिटेल, ओके। और मॉक टेस्ट होता है डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स का। इसके अलावा तमाम एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है इसी मेंबरशिप के ज़रिए, तो देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अब दोस्तों अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, सखारोव पुरस्कार 2023 की विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा जीना महसा अमीनी, ईरान की हैं, डेथ हो चुकी है, और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष ने इनके नाम का ऐलान किया है। 22 ईयर की उम्र में इनकी डेथ हुई थी। ईरान की धार्मिक पुलिस की हिरासत में डेथ हो गई थी। तो उन पर आरोप ये लगा था कि महिलाओं के लिए इस्लामिक गणतंत्र के सख्त जो ड्रेस हैं उसका उल्लंघन किया, और इनकी डेथ के बाद वहाँ आंदोलन काफ़ी भड़क गया था महिलाओं का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान किसे दिया? आंसर को उपरोक्त सभी कौन कौन है? तो पंडित अजय चक्रवर्ती, ठीक है। दूसरा नाम है विश्व भारती शांति निकेतन, जो कि विश्वविद्यालय है। तीसरा इसरो का चंद्रयान टीम,
और चौथा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। चारों को ये अवार्ड दिया गया है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं CV आनंद बोस, तो उन्होंने ये अवार्ड दिया। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? आंसर का 2035 तक। ठीक है, 2035 तक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों से बातचीत किया और उसके बाद उन्होंने ये टारगेट तय किया है। ठीक है, और उस स्पेस स्टेशन का नाम जो होगा भारत अंतरिक्ष स्टेशन होगा उसका नाम। ठीक है, और 2040 तक ये टारगेट रखा गया है कि भारत अपना मानव मिशन चंद्रमा पर लेकर जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। योजना से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। गुजरात के गांधीनगर में इफ्को के नैनो DAP लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा अमित शाह, गृह मंत्री ने वहाँ पर किया। और ये नैनो DAP है जो कि आमतौर पर DAP जो है यानी फर्टिलाइज़र, वो एक बोरी में आता है और उसकी जगह एक छोटा सा एक बॉटल में ये नैनो फर्टिलाइज़र होगा लिक्विड फॉर्म में, और उसके लिए संयंत्र यानी फैक्ट्री गांधीनगर में स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने किस मिशन के तहत नई 51 बसों को हरी झंडी दिखाई जिसकी ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं ही हैं? आंसर का मिशन महिला सारथी ये नाम रखा गया है। 22 अक्टूबर को अयोध्या में रामकथा पार्क में दुर्गा अष्टमी के दौरान इन बसों का संचालन शुरू हुआ और हरी झंडी दिखाई मुख्यमंत्री ने। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। WHO ने किस भारतीय को TB के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह में सदस्य के तौर पर नियुक्त किया है? आंसर का सारंग देव। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। और WHO की बात करेंगे, मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पहले भारतीय का नाम बताएं जो बिम्स्टेक, फुल फॉर्म होता है बिम्स्टेक का, द बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो उसके सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किए गए हैं महासचिव। आंसर का इंद्रमणि पांडे। तो इससे पहले ये जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस का जो दफ्तर है उसमें भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे, लेकिन अब उनकी जगह मतलब उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है। और यहाँ आपको बताऊं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल का जो पद है वो भारतीय को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब इजराइल हमास युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने फिलिस्तीन के किस शहर में मानवीय सहायता भेजी है? आंसर होगा गजा। गजा में ये मानवीय सहायता भेजी है 22 अक्टूबर को। और गजा से पहले ही यानी मिस्र में ये लैंड किया इंडियन एयरफोर्स का विमान, और वहाँ से बॉर्डर पार करते हुए ये गजा में ये राहत सामग्री पहुँचाने का काम हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि युद्ध चल रहा है, युद्ध का ऐलान है इजराइल और हमास के बीच में। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद अब्बास। अगला क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मंत्री स्तरीय मीटिंग में इजराइल हमास युद्ध के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस चीफ की यानी महासचिव की टिप्पणी से नाराज होकर किस देश ने उनसे इस्तीफे की मांग तक कर दी? आंसर का इजराइल। ठीक है, इजराइल के मुद्दे पर, जो युद्ध के मुद्दे पर 25 अक्टूबर को मंत्री स्तरीय मीटिंग हो रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था और सामने ही इजराइल के विदेश मंत्री उन्होंने काफ़ी कुछ सुना दिया था यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, क्या नाम है, एंटोनियो गुटेरेस को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अब विदेश से रिलेटेड होगा। भारत ने किस देश में 25 अक्टूबर को वीज़ा सर्विस फिर से शुरू की जहां करीब 1 महीने से ये सेवा निलंबित थी, सस्पेंड थी? आंसर होगा कनाडा। ठीक है, इंडियन हाई कमीशन ने ओटावा में ये कहा है, ओटावा जो है वो कनाडा की राजधानी है, कहा कि भारत ने वीज़ा सर्विस फिर से शुरू कर दिया है, हालांकि आंशिक तौर पर, और केवल 4 कैटेगरी में यानी एंट्री वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और कॉन्फ्रेंस वीज़ा के लिए ही परमिशन दी जाएगी। ठीक है, आपको पता होगा कि इंडिया और कनाडा के बीच में टेंशन चल रहा है
खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से, क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये आरोप लगा दिया था भारत पर कि हत्या में भारतीय एजेंट के शामिल होने का शक है, और इसके बाद सबूत मांगा गया तो उन्होंने दिया नहीं, और फिर ये टेंशन लगातार उफान पर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश ने भारत समेत 7 देशों के नागरिकों को निःशुल्क पर्यटक वीज़ा की घोषणा की? आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने भारत समेत यानी चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के जो पर्यटक हैं उन सबको ये छूट दी है कि वीज़ा के लिए फ़ीस नहीं ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में वियतनाम के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? आंसर का हो ची मिन्ह सिटी। ठीक है, इस शहर को आमतौर पर साइगॉन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में वियतनाम के किस प्रांत में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया, लॉन्च किया? आंसर का बाक निन। क्या नाम है? बाक निन। अब दोस्तों ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया? आंसर का धोरडो। क्या नाम है? धोरडो। 19 अक्टूबर को ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने यह ऐलान किया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस राज्य के धोरडो को दुनिया का बेस्ट पर्यटन गांव का अवार्ड दिया है? आंसर का गुजरात। ये गुजरात के कच्छ में स्थित है और इसको दुनिया का बेस्ट चुना गया है। अब दोस्तों इस वीडियो के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं, लास्ट स्टेज में, और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 28 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? आंसर का 27 अक्टूबर को। ओके, इन्फेंट्री डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज़ादी के बाद क्या हुआ कि कश्मीर में जो पाकिस्तान की ओर से कबायली और सैन्य हमला हुआ था, तो उससे टक्कर लेने के लिए, उसको भगाने के लिए इंडियन आर्मी की ओर से इन्फेंट्री भेजी गई थी। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, जो पैदल चलकर लड़ती है युद्ध। अगला क्वेश्चन होते हैं, जम्मू कश्मीर परिग्रहण दिवस कब मनाया जाता है? विलय दिवस। आंसर होगा 26 अक्टूबर को। ओके, 26 अक्टूबर 1947 को मतलब जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने सिग्नेचर किया था भारत में मिलने को लेकर। ओके, अच्छा, जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल या प्रशासक कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निरस्त्रीकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? आंसर होगा 24 से 30 अक्टूबर को। ये यूनाइटेड नेशंस की स्थापना को लेकर यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 से 30 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर को 22 अक्टूबर। और थीम क्या है? वन साइज डज नॉट फिट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अक्टूबर को। हिम तेंदुआ जो है ना वो 12 देशों में पाया जाता है। भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, तिल दिवस यानी मोल डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अक्टूबर को। मोल जो है ना वो पदार्थ का एक एसआई मात्रक है और ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का बेस यूनिट माना जाता है। किसी पदार्थ का एक मोल जो है वो उस पदार्थ की वो मात्रा है जितने ही उसके कण उसमें मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जान लेते हैं, ये पोलियो दिवस किन की याद में मनाया जाता है? तो जोनास साल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उन्होंने ही पोलियो का वैक्सीन जो है वो ढूंढा था, बनाया था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? आंसर का 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक तौर पर स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की।
तो दोस्तों ये था वीकली करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और डेली का वीडियो भी ज़रूर देखिए, मंडे टू सैटरडे, ओके, करंट अफेयर्स का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।